पर नगद लेन देन का प्रभाव। तो इसको आप तो सीधा याद करके रखें, नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर नगद लेन देन का क्या प्रभाव पड़ता है, आपको बताना है। ठीक, फिर मौद्रिक नीति इसमें सबसे बड़ा टॉपिक है, और उसके बाद वित्तीय समावेशन है। इससे थोड़े से क्वेश्चन जो है ज्यादा उठ सकते हैं। मौद्रिक नीति में तो हर एक उपकरण से जो है आपका 2 मार्कर आ सकता है, कुछ उपकरण से आपका जो है 7 मार्कर तक पूछ सकता है, और 10 मार्कर ओवरऑल पूछ सकता है। ठीक है, मौद्रिक नीति इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वित्तीय समावेशन से ये पूछ सकता है, वित्तीय समावेशन क्या है, भारत में इसकी प्रगति क्या है, भारत में इसके लिए कौन से प्रयास किए गए हैं, या सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस बार आने के लिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है आ सकती है। उसको 10 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है, 11वां साल ये चल रहा है, और उसकी उपलब्धियों के बारे में एक आर्टिकल भी आया था, मैंने शेयर भी किया था। आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो मुझे नहीं पता है, पर इसमें आपका 10 मार्कर तक जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना से आ सकता है, क्योंकि उसको यूएनओ ने जो है वैश्विक स्तर पे मान्यता दी, और विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल के रूप में उसको उल्लेखित किया है कि ये भारत की जो है सबसे बड़ी फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है। ठीक है, पहला टॉपिक जो आपका पहला क्वेश्चन था 2 मार्कर में, मौद्रिक नीति समिति, तो लगभग ये सभी लोगों ने बनाया। मौद्रिक नीति के निर्धारण के लिए 2016 में आरबीआई के द्वारा गठित 6 सदस्यीय समिति। ठीक है, कौन कौन होते हैं, तो गवर्नर इसके अध्यक्ष होते हैं, 2 सदस्य होते हैं आरबीआई के, साथ में 3 सदस्य भारत सरकार के द्वारा इसमें आते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है, तो मौद्रिक नीति जो है मौद्रिक जो मुद्रास्फीति लक्ष्य है या मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है, साथ साथ में मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है। समीक्षा में यही चीज आती है कि जो नीति दर है उनको निर्धारित करती है। ठीक है, मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो विभिन्न ब्याज दर है, नीति दर है, उनको ये नियंत्रित करती है या उनकी समीक्षा करती है। ठीक है, फिर इसके बाद तदर्थ जमा सुविधा, ये जो है आपका रिवर्स रेपो रेट वगैरह जो होता था उसकी जगह इसको प्रारंभ किया गया है, 2022 में इसको अपनाया गया। हाँ सर, जो मौद्रिक नीति है ये नई वाली, मतलब जो समिति बनती है ये तो 2016 के बाद बनी है, तो सर इसके लिए जो आरबीआई का एक्ट है उसमें संशोधन किया हो गया होगा ना सर, जोड़ने के लिए। आरबीआई एक्ट में लिखा है ना, इसमें देखो आरबीआई एक्ट 1934 जो है उसमें धारा 45 जेड भी जोड़ा गया है। ठीक है, ये आप रखें ना रखें याद, ये इतना जरूरी नहीं है, पर ये जरूरी है कि इसका कार्य क्या है, कितने सदस्य, मतलब इसकी स्ट्रक्चर क्या है, और सबसे जरूरी है इसका उद्देश्य क्या है या कार्य क्या है इसका। ठीक है, ठीक देखो है लिखा भी है उसमें कि इसमें एक्ट में संशोधन किया गया है और उसी के तहत इसको जो है गठित किया गया है। ये विधिक संस्था है एक प्रकार से। ठीक है, और ये मौद्रिक नीति प्रभाग के अंतर्गत कार्य करती है और आरबीआई के अंडर में आती है। ठीक, सर कोलेट्रल और प्रतिभूति में क्या अंतर है? संपार्श्विक और प्रतिभूति। ठीक है, हाँ। संपार्श्विक का मतलब ये है किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, कागज, जो प्रतिभूति में बॉन्ड्स वगैरह आते हैं आपके, जो आपकी रजिस्ट्री वगैरह होती है या घर मकान के जो कागज होते हैं वो चीजें आती हैं। मुझे लगता है दोनों लगभग सेम ही है, संपार्श्विक और कोलेट, मतलब उसको जो बोल रहे हैं आप क्या बोलते हैं, प्रतिभूति, दोनों मतलब किसी चीज के बदले में हम जो कुछ रख रहे हैं उसको संपार्श्विक बोल देते हैं। ठीक है, और प्रतिभूति उन सब कागजों के लिए प्रयोग करते हैं हम सब। प्रतिभूति को जो है स्पेशली हम शेयर मार्केट में प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन संपार्श्विक कहने का मतलब ये है कि किसी के बदले में आप, मतलब उसके बदले में आप कुछ ले रहे हैं, तो जो आप गिरवी रखते हैं, इस प्रकार की गिरवी जो भी कागज आप रखते हैं उसमें आप प्रतिभूतियां ही रखते हैं जनरली। ठीक है, तो उसको हम संपार्श्विक बोल देते हैं। ठीक है, ये गिरवी रखने के परिप्रेक्ष्य में मतलब इसका यूज किया जाता है संपार्श्विक का। ठीक है, तो तदर्थ जमा सुविधा आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो ये आरबीआई के द्वारा अपनाया गया मौद्रिक नीति उपकरण है, नॉर्मली लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, तो बैंक जो है बिना किसी संपार्श्विक, मतलब बिना किसी प्रतिभूति के या गिरवी के जो है आरबीआई के पास अपनी नकदी अतिरिक्त जमा करने की अनुमति देता है। जैसे रिवर्स रेपो रेट जो होती है उसके तहत क्या होते हैं, किसी जो प्रतिभूति के बदले या संपार्श्विक के बदले आरबीआई जो है आरबीआई के पास जो है अपनी नकदी जमा रख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को अपना पैसा दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो होता है संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती है, नॉर्मली जो है आरबीआई को अपना पैसा दे सकते हैं अतिरिक्त। इसको मतलब कॉमन बोलचाल की भाषा में बोले तो बिना प्रतिभूति के आरबीआई बैंकों से पैसा ले सकता है। ठीक है, ये सुविधा देता है ये तदर्थ जमा सुविधा। ठीक है, बाकी आपको लिखना है ऐसा ही कि बैंकों को जो है
बिना किसी संपार्श्विक के आरबीआई के पास अपनी अतिरिक्त जमा करने की सुविधा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लिख सर संपार्श्विक में सर मतलब प्रतिभूति मतलब कागज का जो बॉन्ड होता है उसके अतिरिक्त सर सोना और ये कुछ और भी तो हाँ, रख सकते हैं, जबकि प्रतिभूति में केवल सर बॉन्ड ही रखेंगे। प्रतिभूति में बॉन्ड आते हैं, रजिस्ट्री आती है, बहुत प्रकार के जो कागज विपत्र वगैरह होते हैं ना, वो सभी प्रतिभूति में आते हैं। ठीक है, और संपार्श्विक और में सर आप कुछ भी संपार्श्विक कर में सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है, एक हाँ अंतर ये हो सोना सकता वगैरह सर। है, ये अंतर हो सकता है कि संपार्श्विक में हो सकता है कि गोल्ड वगैरह ये सब को शामिल करते हैं, कि गिरवी में आप कुछ भी रखें उसको शामिल कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है प्रतिभूति में सिर्फ उनको विपत्रों को शामिल किया जाता हो, या पत्रों को, जो भी सिक्योरिटीज वगैरह होती हैं हाँ जिनमें हाँ हम सर। रजिस्ट्री वगैरह होती है। हाँ, ये हो सकता है, बिल्कुल अंतर हो सकता है। ठीक है, बाकी एग्जैक्ट मुझे भी अभी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं ज्यादा उसका बोल नहीं रहा हूँ, पर इतना मुझे पता है कि संपार्श्विक का मतलब ये है कि किसी गिरवी रखने के संदर्भ में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी आप गिरवी कुछ भी रख सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि प्रतिभूति में कुछ सीमित चीजें ही आप गिरवी रख सकते हैं। ठीक है, ये प्रारंभ कब हुई थी? 2022 में हुई थी। और है क्या, सबसे पहले ये है क्या और इसके तहत क्या किया जाता है और प्रारंभ कब हुई थी, तो 3 फैक्ट आपको लिख देना है। और आपको रेट पता है वर्तमान में इसका रेट कितना है, तो 6.25% करीब इसका रेट है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। अभी शायद कम हो गया है, ये जो बनाया था मैंने थोड़ा पहले बनाया था, एक बार और चेक करके आप देख लेना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन सर था ये कि क्या, सर ये एसडीएफ को जब ऐसे कुलदीप सर ने पढ़ाया था तब ऐसा बताया था कि विमुद्रीकरण के कारण जो अत्यधिक तरलता हो गई थी, तब आरबीआई ने बिना सरकारी प्रतिभूतियों के मतलब बैंकों से हाँ अधिशेष हाँ, तरलता को। तो ये जो आपको बैकग्राउंड पढ़ाया है सर ने, बिल्कुल सही पढ़ाया है। इसमें क्या होता है, ये सभी वही तो है, मौद्रिक नीति के उपकरण है, इनके माध्यम से बाजार में तरलता को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो एक नया उपकरण उन्होंने लॉन्च किया। क्या होता था, कुछ गिरवी रखना पड़ता था, तब हम आरआर जो है आपका रिवर्स रेपो रेट, उसके तहत आरबीआई जो है बैंकों से पैसे ले पाता था, लेकिन अब इसके माध्यम से जो है बिना किसी गिरवी के वो प्राप्त कर सकता है। इससे क्या, बैंकों के पास पैसा कम होगा, और बैंकों के पास पैसा कम होगा तो वो ऋण कम देंगे बाजार में, नकदी का प्रवाह जो है कम होगा, इसलिए जो है इसको लाया गया था उस टाइम पे। ठीक है, ठीक है ना लक्ष्मी? यस सर। हाँ, फिर अगला क्वेश्चन था आपका, विमुद्रीकरण क्या है? तो जो पहले से मुद्रा चल रही है उसको अवैध घोषित करके नई मुद्रा जारी करना, ये कहलाता है एक प्रकार से विमुद्रीकरण। जैसे किसी देश की जो पुरानी मुद्रा है उसकी कानूनी वैधता को समाप्त कर देना और नई मुद्रा को जो है प्रचलन में लाना, ये कहलाता है आपका जो है विमुद्रीकरण। जैसे कि हमारे यहाँ पे 2016 में देखा गया था। ठीक है, 2016 में लेटेस्ट जो है, और हमारे यहाँ तक 3 बार ऐसा हो चुका है कि हमने पुराने जो नोट हैं उनको अलग करके जो है नए नोटों का निर्गमन किया है। ठीक है, तो 1946, 78 और 2016 इनमें ये अपनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या होता है कि काले धन पर अंकुश लगा सकते हैं हम। अर्थव्यवस्था में जो नकली नोटों का प्रचलन है, जब आरबीआई के पास आते हैं तो आरबीआई इनको पहचान जाएगी कि नकली नोट कौन सा है असली, तो उन पे भी जो है प्रचलन पे कमी होगी। हालांकि कुछ टाइम के लिए नुकसान होता है बैंक को, पर यह है कि उससे जो समानांतर अर्थव्यवस्था निर्मित होती है एक प्रकार की, जो नकली नोट या काले बाजार के आधार पर चलती है, उस पर इसमें नियंत्रण लगता है। ठीक है, तो नकली नोटों को कम करना। और जब हमारा 2016 में भी लागू हुआ था तो गवर्नमेंट का एक वो था कि जो इससे आतंकी गतिविधियां हैं या अवैध गतिविधियां हैं उनका वित्त पोषण इससे कम होगा, तो वो भी एक इसका उद्देश्य हो सकता है, आप यहाँ पे जो है लिख सकते हैं। तो 3 मुख्य उद्देश्य हैं, काले धन पर अंकुश लगाना, अर्थव्यवस्था में नकली नोटों को कम करना और जो अवैध गतिविधियां उनके वित्त पोषण में कमी करना। ठीक है, अब तक हमारे यहाँ 3 बार हुआ है। विमुद्रीकरण है क्या, उद्देश्य क्या है और कितनी बार हमारे यहाँ पे हुआ है, 3 फैक्ट हैं। आप 2 में मिनिमम तो आप 2 लिख के जाएं। ठीक है, और अगला था नचिकेत मोर समिति। ये जो है वित्तीय समावेशन पर गठित एक समिति थी जिसकी अध्यक्षता नचिकेत मोर ने की थी। ठीक है, और इसका गठन 2013 में किया गया था और 14 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें इन्होंने भारतीय जो वित्तीय समावेशन तंत्र है उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल की जाएं या उसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो उसके विभिन्न जो आयाम है या पहलू हैं उन पे इसने समीक्षा प्रस्तुत की या उसकी समीक्षा की और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। जैसे इन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा दिक्कत जो है भारतीयों को जाती है बैंक खाता खुलवाने के लिए, तो इन्होंने बोला कि किसी एक कागज के या एक दस्तावेज के आधार पे हम जो है खाता खोल दें। तो अब आप देखते हैं कि आधार के द्वारा ही आपका जो है खाता खुल सकता है। फिर उन्होंने बोला कि सूक्ष्म वित्तीयन को बढ़ावा दिया जाए, मतलब छोटी छोटी जो फाइनेंसिंग सुविधाएं हैं
उनको बढ़ावा दिया जाता है। उन्होंने बोला कि लघु वित्त बैंक या भुगतान बैंकों का गठन किया जाए। ये जो है कहीं भी पहुंच सकती है, जैसे भुगतान बैंक आपका एयरटेल पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, ये जो है कहीं भी पहुंच सकती है। तो उससे क्या होता है, लोगों तक वित्तीय सुविधाओं का विस्तार होगा, ठीक है। फिर साथ साथ प्राथमिकता प्राप्त, ये एक होता है प्राथमिक क्षेत्र ऋण देता, जिसको प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग बोलते हैं। इसके तहत जो है कृषि क्षेत्र, जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, कृषि, एमएसएमई, आवास वगैरह जो होते हैं, छोटी छोटी जरूरतें जो होती हैं लोगों की, प्राथमिक जरूरतें जो होती हैं, उनके लिए जो ऋण की सीमा है उसको 50% बढ़ा दिया जाए। अभी जो ये 40% करीब है पीएसएल, ठीक है, इसको इन्होंने बढ़ा के 50% करने की बात की थी। हालांकि इसको नहीं माना गया, लेकिन इसको मान लिया गया, आधार काटा, इसको मान लिया गया, सूक्ष्म वित्त बैंक बनाए गए, भुगतान बैंकों का गठन किया गया, और इसी के आधार पे जो है आपका, इसी का परिणाम आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। ये सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि इन्होंने जो जो विशेषताएं सुझाई, उनमें से अधिकांश विशेषताएं जो है इस योजना में देखी जा सकती है, ठीक है। अगला था यूपीआई, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पहले आप फुल फॉर्म लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म लिखा है तो, फिर उसके बाद ये है क्या, तो एनपीसीआई जो है, राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है हमारा, उसके द्वारा ये विकसित किया गया एक वास्तविक भुगतान प्रणाली है। वास्तविक समय भुगतान मतलब रियल टाइम में ये जो है पेमेंट वगैरह करने का एक सिस्टम है, ठीक है। इसकी लॉन्च कब किया गया था, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। उस टाइम जो है आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन, ठीक है, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। फिर 2018 में इसका 2.0 करके एक नया वर्जन जो है, अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया गया है। ये चाहे तो आप इसी के साथ लिख सकते हैं। और इसका सुविधा क्या क्या है, तो नॉर्मली आप पैसे भेज सकते हैं, पैसे प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक समय में बिल भुगतान कर सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं जो है यूपीआई के माध्यम से प्राप्त होती हैं। और ये सीधा बैंक से जो है लिंक होता है आपका, लगभग सभी लोग जो है इसका यूज करते होंगे, ठीक है। फिर कैशलेस भारत के लाभ लिखिए। तो ये ऐसा क्वेश्चन है नहीं है कि बताने लायक हो, वित्तीय समावेशन बढ़ेगा, कैशलेस होगा तो, ठीक है। निगरानी होगी, क्योंकि बेहतर निगरानी हो सकेगी, लेन देन का रिकॉर्ड रख सकते हैं, तो इससे क्या होगा, काला चोरी, काला धन या जो वित्तीय, जो आतंकवाद का वित्त पोषण होता है, उस पर अंकुश लग सकेगा, ठीक है। सरकारी योजनाओं की दक्षता बढ़ेगी, क्योंकि हम डीबीटी के माध्यम से जो है लाभ पहुंचा सकेंगे। साथ में कागज का प्रयोग कम होगा, जिससे पर्यावरण के अनुकूल भी होगा, ठीक है। और प्रशासनिक लागत भी इसमें कम आएगी, ठीक है। फिर मुद्रा बाजार में ओपन मार्केट ऑपरेशन से आप क्या समझते हैं, OMO लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले बताएंगे खुले बाजार की प्रक्रियाएं, ठीक है। ये क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो तरलता समायोजन है या मौद्रिक नीति जो है, उसके उपकरण, मात्रात्मक उपकरण के लिए ये संचालित किया जाता है। इसमें क्या होता है, आरबीआई जो है सरकार के एजेंट के तौर पे खुले बाजार में जो सरकार की प्रतिभूतियां हैं, बॉन्ड हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, या जो भी विपत्र वगैरह हैं, ठीक है, उनका क्रय विक्रय करती है, ठीक है। जब मुद्रास्फीति बड़ी हो तो वो क्या करती है, तरलता सोखना चाहती है, इसलिए क्या करती है, बैंक जो है अपनी प्रतिभूतियां बेचती है, जिससे लोग ये प्रतिभूतियां लेके जाते हैं और बदले में पैसे देके जाते हैं, तो बाजार से जो है पैसा सोख लिया जाता है। ऐसे ही जब कम होती है, मुद्रास्फीति बढ़ाना हो, उनको बहुत ज्यादा कम हो गई है, तो वो क्या करते हैं, जो बेची हुई प्रतिभूतियां हैं उनको मंगाते हैं और उसके बदले में थोड़ा बहुत जो है अतिरिक्त पैसे वगैरह जो है दे देते हैं। तो इससे बाजार में जो है मुद्रास्फीति फिर से जो है सामान्य स्तर तक आ जाती है। तो दोनों प्रकार से इसका जो है संचालन किया जाता है। तो है क्या, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तरलता समायोजन हेतु संचालित मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण। इसके तहत क्या किया जाता है, तो आरबीआई गवर्नमेंट एजेंट के रूप में खुले बाजार में सरकारी गतिविधियों का क्रय विक्रय करती है, ठीक है। और संचालन किस प्रकार से करती है, तो दोनों टाइप से हो सकता है, अधिकता की स्थिति में भी हो सकता है और कम की स्थिति में भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर नगद लेन देन के प्रभाव लिखिए, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नगद लेन देन से क्या होता है, तो आपको दोनों प्रकार के प्रभाव बता सकते हैं। कुछ इससे आसानी भी होती है, जिसके कारण जो है ये प्रभाव चलता है, लेकिन इससे नुकसान क्या होता है, ये चीज भी आपको बताना है। और मेनली आपको नकारात्मक प्रभाव इसमें ज्यादा बताने, ठीक है। अगला था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये आपका 10 मार्कर के हिसाब से आप लिख के रख लें, शायद ये इस बार आपको जो है एग्जाम्पल में या एग्जाम में जो है देखने को मिल जाए। कोई सही पेपर बनाने वाला होगा तो ये जरूर देगा, ठीक है। बाकी भगवान जाने, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते आयोग क्या करता है, ठीक। तो ये क्या है, तो वित्तीय समावेशन मिशन है, भारत सरकार का राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है। ये कब प्रारंभ हुआ, तो 28 अगस्त 2014 को ये प्रारंभ हुआ था, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। किसने चालू किया है, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा ये प्रारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है, तो
तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, नॉर्मल सा। पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि किफायती तरीके से या बहनीय रूप से जो है बैंकिंग सुविधाएं जैसे बचत, जमा खाते, धन प्रेषण, मुद्रा, ऋण बैंकिंग वगैरह जो होती हैं, पेंशन वगैरह जो होती है, बीमा वगैरह जो होती है, इन सुविधाओं तक जो है पहुंच सुनिश्चित करना लोगों की। ठीक है, वित्तीय समावेशन का मतलब ये होता है कि सभी तक जो है बहनीय रूप से सभी तक जो है बैंकिंग सुविधाओं का प्रसार करना या उनकी पहुंच सुनिश्चित करना, ये वित्तीय समावेशन कहलाता है। ठीक है, इसकी पात्रता क्या है, तो इसमें बोला है कि कम से कम आयु जो है 10 वर्ष होनी चाहिए और भारत का निवासी होना चाहिए। जो भी इसके तहत जो है पात्र है या खाता खोल सकता है, उसकी आयु कम से कम 10 वर्ष हो और भारत का निवासी हो। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है, तो जीरो खाता आप खोल सकते हैं, सीधा आधार से अकेला खाता खोल सकते हैं, इसमें दुर्घटना बीमा मिलता है आपको, फिर 30,000 रुपये का जीवन बीमा भी इसमें मिलता है। साथ साथ यदि 6 माह तक आप खातों में अच्छे से जो है लेन देन करते हैं तो आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी इसमें दी जाती है। ठीक है, फिर रुपए कार्ड इसके तहत दिया जाता है, डिजिटल लेन देन यूपीआई भी आप इसमें जो है कर सकते हैं लिंक। ठीक है, या डिजिटल लेन देन को इसमें बढ़ावा दिया जाता है। फिर डीबीटी के तहत जो है ये पात्र होते हैं, जो भी लोग इसके खाते खोले जाते हैं इसके तहत, वो अपने आप इसके तहत जो है पात्र हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसका प्रभाव और उपलब्धियां। ठीक है, ये आपको रखना है। अभी एक जो है आपका पीआईबी का एक आर्टिकल आया था, उसमें ये दिया हुआ था, पूरा अपडेटेड डाटा है इसके लिए, और 10 वर्ष इसको पूरे हुए हैं तो पूरे चांस बनते हैं। बाकी ना आए तो बात अलग है, पर कोशिश ये करना कि इसको थोड़ा सा कुछ चीजें रख के जाना, जैसे इसके तहत कितने खाते जो है खोले गए। ठीक है, तो ये उसी की साइट से उठाया गया, जिसमें बोला है कि 14 अगस्त 2024 तक 53 करोड़, और वर्तमान में तो इसमें जो है 55 करोड़ करीब खाते हो चुके हैं अभी वर्तमान में। आप लिख सकते हैं कि लगभग 55 करोड़ खाते इसके तहत जो है खोले जा चुके हैं। हाँ सर, 55 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से 36 करोड़ खाते ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्र में खोले गए हैं। ठीक है, और सर 35 करोड़ महिलाओं के हैं सर। लिखा था, ये थोड़ा सा पुराना डाटा है, क्योंकि सरकार जो है हमेशा थोड़ा सा पुराना डाटा यूज करती है। पर बिल्कुल लेटेस्ट की बात करें, अप्रैल 2025 का डाटा है कि 55 करोड़ खाते लगभग इसमें खुल चुके हैं, और 55 से ज्यादा ही हो गए। अब ये इसके आधार पर मैंने ये बताया, इसलिए मैंने इस डाटा को लिया है कि जो 53 करोड़ खाते हैं, इनमें से 55% जो है वो महिलाएं हैं। ठीक है, तो ये महिला क्या वंचित वर्ग में माना जाता है, तो उनको भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, फिर 66% जो खाते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में या कस्बाई क्षेत्रों में, ये दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक भी वित्तीय सेवाएं पहुंच सकती हैं। ठीक है, फिर इसमें जो जमा राशि है लगभग 2.31 करोड़ रुपए है, ये आप स्किप कर सकते हैं, इसको चाहे तो आप ना लिखें, पर इसको और इसको, ये पहले 2-3 जो पॉइंट हैं आपको लिख सकते हैं। फिर इसके तहत जो है 36 करोड़ से ज्यादा रुपए कार्ड जारी किए गए, ये डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, और इनमें जो डिजिटल लेन देन हुए हैं वर्ष 2023-24 में 16,443 करोड़ तक इनकी संख्या पहुंची है, मतलब एक वर्ष में इतने लेन देन इसमें रिकॉर्ड किए गए हैं इनके तहत। ठीक है, तो ये इसकी उपलब्धियां हैं। इनमें मुख्यतः पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें 50% महिलाएं हैं खाता धारक, साथ में 66% जो है ग्रामीण है, और एक आध डाटा और देख लेना, शायद आपको मिल जाएगा कि कितने % युवा इसमें खाता रखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसका इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, तो अभी देखा वित्तीय समावेशन का इसने विस्तार किया है, डिजिटल बैंकिंग या डिजिटल अर्थव्यवस्था जो है उसको बढ़ावा दिया है, लोगों को बचत करने में सक्षम बनाया है। इसके माध्यम से क्या जीरो खाता रहता है, तो आप जरूरी नहीं है कोई खाता मेंटेन करके रखें, आप कितने भी पैसे आपके पास आते हैं आप उसमें जमा कर सकते हैं, और बिना जो शुल्क वगैरह इसमें जो है नहीं लगते हैं, या कटौती वगैरह नहीं होती है, ऋण सीमा नहीं रहती, तो इसलिए जो है जमा करने की सीमा नहीं रहती है इसमें। जैसे बाकी बैंकों में रहता है कि 500 रुपये से नीचे आप नहीं रख सकते, यदि होता है तो आपको जो है कुछ शुल्क देना पड़ता है, यदि कम हो जाता है बीच में तो। ठीक है, ये सुविधा जो है इसमें है, इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है शुल्क कटौती। ठीक है, फिर ऋण तक आसान पहुंच है, जो प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है उसका इसके तहत बहुत आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। फिर डीबीटी का जो है हम प्रभावी क्रियान्वयन इसके माध्यम से किए जा रहे हैं, और इसी में आपका आता है लक्षित सब्सिडी का जो वितरण है या आर्थिक सहायता है, इसके माध्यम से हम बहुत अच्छे से जो है प्रदान कर सकते हैं लोगों तक। ठीक है, तो एक प्रकार से ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है, और इसकी जो ताकत है भारत में, ये वित्तीय समावेशन में मील का पत्थर के रूप में ये साबित हुआ है। आप ऐसे करके आप लिख सकते हैं इसका कंक्लूजन, और इस योजना को 10 मार्कर के हिसाब से बिल्कुल तैयार करके रखें और लिख के रखें, बल्कि 10 मार्कर आपका इसी में हो जाएगा। आप इसको प्रेजेंटेशन की जैसे विशेषताएं हैं, आप इसको ऐसे करके आप दे देंगे, थोड़ा सा गैप दे देंगे, तो अपने आप ये 10 मार्कर हो जाएगा, और मैंने वो इसी हिसाब से दिया है।
जैसे महत्व भी है, तो इन महत्व को भी आप थोड़ा सा ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, तो आपका 10 मार्कर भी जो है इससे बन जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन था रेपो रेट और बैंक रेट में अंतर। तो इन दोनों में अंतर मैं ज्यादा कुछ बता नहीं रहा हूँ, बस इतना याद रखिए कि रेपो रेट जो होती है आपकी ये अल्पकालिक होती है, जबकि बैंक रेट जो होती है दीर्घकालिक होती है, लंबी अवधि के लिए जो है ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको दोनों में अंतर रखना है यार, आप पढ़ लेना एक बार, समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई भाषा उसमें कठिन नहीं लिखी है, ठीक है। फिर मौद्रिक नीति क्या है, इसके उद्देश्य बताते हुए उपकरणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो मौद्रिक नीति क्या है आप इतना बता सकते हैं, या सिर्फ इतना बता के आप आगे बढ़ सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति या तरलता को प्रबंधित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा निर्मित नीति मौद्रिक नीति कहलाती है। फिर भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण जो है आरबीआई के अंतर्गत कौन करता है, मौद्रिक नीति समिति करती है, ठीक है। और इसको दो प्रकार से वो संचालित करते हैं, जिस हिसाब से इनको बोल देते हैं विस्तारवादी और संकुचनवादी। विस्तारवादी का मतलब यह है कि ब्याज दरों में हम कमी कर दें और तरलता को बढ़ा दें, ठीक है। और संकुचनवादी का मतलब ये है जब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो तरलता सूखने के लिए क्या करती है बैंक, अपनी जो ब्याज दरें हैं उनको बढ़ा देती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं संकुचनवादी मौद्रिक नीति, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य यही है कि आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, स्थिर आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना। और बाकी उद्देश्य में लिखे कीमतों में स्थायित्व करना, तीव्र आर्थिक वृद्धि करना, विनिमय दर का स्थिरीकरण करना, बचत निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। क्योंकि एक निश्चित यदि मतलब अंक तक आपकी जो है मुद्रास्फीति निश्चित स्तर तक बनी रहती है तो उससे जो है उत्पादक वर्ग उसको प्रोत्साहन मिलता है कि वो उत्पादन वगैरह ज्यादा करे, ठीक है। तो इसलिए जो है ये हमने लक्ष्य रखा है कि 4± जो है 2% इतनी हमको जो है मुद्रास्फीति रखना है इसके आसपास। इससे क्या है उत्पादक वर्ग को प्रोत्साहन मिलता है अधिक उत्पादन करने के लिए। यदि ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो उत्पादक वर्ग को जो है मूल्य नहीं मिलेगा, सही सस्ती हो जाएंगी चीजें, तो फिर उससे जो है उत्पादन को नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, ठीक है। अब इसके उपकरण कौन कौन से होते हैं, क्योंकि उपकरणों का उल्लेख करने का बोला है और 10 मार्कर है, 3 चीजें इसमें पूछी हैं तो हम सिर्फ नाम ही लिख सकते हैं, पर नाम में आप भी बता सकते हैं कि 2 प्रकार के उपकरण होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक में क्या होता है, ये साख जो है क्रेडिट या तरलता उसकी मात्रा को विनियमित करते हैं या उसकी लागत को विनियमित करते हैं। जबकि गुणात्मक में क्या होता है, उसका उपयोग कहाँ होना है या किस दिशा में उसको हमको देना है ऋण, उसको विनियमित कर देते हैं। तो ये मात्रात्मक गुणात्मक उपकरण होते हैं। मात्रात्मक में दर होती है बहुत सारी, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आपकी एसडीएफ अभी हमने देखा, ठीक है। इस जो आपकी जमा सुविधा वगैरह, तदर्थ जमा सुविधा, सीमांत तदर्थ सुविधा या आधार रेट जो वगैरह होती है, बहुत टाइप की जो रेट होती है, इनके बारे में आपको जो है दो मार्कर के हिसाब से हर एक के बारे में तैयार करके रखना है। और इवन कुछ जैसे नगद आरक्षित अनुपात और सांविधिक तरलता अनुपात, इन दोनों के बारे में आपको जो है 7 मार्कर में रखना है आपको। जैसे नगद आरक्षित अनुपात बैंक को जो है आरबीआई के पास जमा करके रखना पड़ता है और सांविधिक तरलता अनुपात अपने पास एक निश्चित अनुपात में जमा करके रखना पड़ता है। इसको नगद रूप में रखना पड़ता है, इसको जो है सोने या अन्य प्रतिभूति के माध्यम से जो है या विभिन्न रूप में जो है इसको जमा करके अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है। इसकी निश्चित दरें होती हैं। इसका शायद SLR अभी शायद कितना है मुझे याद नहीं आ रहा है, 13-14% शायद ये था, कैसा था जो भी था। आप एक बार इसकी डाटा लिख लेना, कितना परसेंट है? 18% है SLR। SLR 18% है और ये CLR कितना है? 4%। हाँ 4%, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये 4% आरबीआई के पास जमा करती है बैंक, ठीक है। और ये जो SLR है 18% वो अपने पास रखती है। ये इसलिए रखा जाता है ताकि जो कोई वित्तीय संकट वगैरह आते हैं तो ये जिनके ग्राहक वगैरह हैं उनको ये प्राप्त कर सकें, मतलब प्रदान कर सकें, उनको इतनी ज़रूरत के हिसाब से ऋण वगैरह दे सकें ताकि उनका जो पैसा है वो डूबे ना, ठीक है। जैसे इसमें किसी भी बैंक में आप खाता खोलते हैं तो उसमें बोला जाता है कि 5 लाख तक का जो है आपका कितना भी आप जमा करें, 5 लाख तक आपको गारंटीकृत है बैंक आपको देगी। भले ही बैंक दिवालिया हो जाए पर 5 लाख देने के लिए वो बाध्य है, लेकिन इससे ऊपर जो खाता है तो वित्तीय संकट में आपको जो है थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर 5 लाख वो देगी तो वो इसी से देती है बैंक वगैरह, ठीक है। इसीलिए इसको जो है आरक्षित करके रखा जाता है। फिर होता है खुला बाजार का प्रचलन और बाजार स्थिरीकरण योजना। इसमें भी जो है विभिन्न उपाय अपनाए जाते हैं, जिसमें बाजार में मुद्रा का प्रचलन जो है ये 2004 में शायद प्रारंभ की गई थी योजना। और ये खुला बाजार का प्रचलन अभी हमने पढ़ा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है, इसके तहत आरबीआई जो है सरकारी विपत्रों का क्रय विक्रय करती है, प्रतिभूतियों का, ठीक है। फिर क्रेडिट राशनिंग, इसमें मतलब भेदभाव पूर्ण नीति अपनाई जाती है कि जैसे बोल दिया कि कृषि क्षेत्र में जो है
ऋण की ब्याज दरें कम होगी तो लोग उससे ज़्यादा ब्याज प्राप्त करेंगे, लेकिन उद्योग क्षेत्र में बढ़ा दी तो उद्योग क्षेत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगी। मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो इसमें भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जाती है क्रेडिट के लिए, ऋण देने के लिए। फिर होता है मार्जिन आवश्यकता, जैसे डाउन पेमेंट आपने सुना होगा, जब आप कोई गिरवी रखते हैं तो उस गिरवी के बदले आपको कितना जो है पैसे मिल सकते हैं, ठीक है, उन दोनों का जो अंतर होता है, जैसे जनरली हम जो चीज गिरवी रख रहे हैं उससे कम ही हमको पैसे मिलते हैं, तो उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे हम मार्जिन आवश्यकता या जो सीमांत आवश्यकता है ये बोलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट जिसको बोला जाता है, ठीक है। और एक होता है डाउन पेमेंट, जैसे आपने कोई चीज खरीदी है ऋण पे, जैसे आपने कार खरीदी है और डाउन पेमेंट आपकी जो है कम है तो लोग ज्यादा कर खरीद लेंगे, लेकिन डाउन पेमेंट को यदि हम बढ़ा दें तो लोग थोड़ा सा खर्च करने में जो है कंजूसी करेंगे या कमी करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें आप यहाँ पे लिख देना डाउन पेमेंट जो है, ठीक है, ऐसे करके आप लिख देना इसमें डाउन पेमेंट का नियंत्रण भी इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके लिए दिशा निर्देश वगैरह जारी किए जाते हैं। फिर नैतिक दबाव, जैसे आरबीआई है, आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है, तो वो अपेक्षा करता है कि उसके जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन जो है सभी लोग करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि नैतिक दबाव है ये बाकी बैंकों पे या जो है जो भी वित्तीय संस्थान में उन पर नैतिक दबाव है कि वो आरबीआई की बात माने, ठीक है। फिर चयनित साख नियंत्रण भी होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में हमको साख देना है, जैसे पीएसआर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, प्राथमिक क्षेत्र ऋण देता 40% करीब है, तो उस क्षेत्र में 40% ऋण देंगे, बैंक अपने कुल ऋण का 40% प्राथमिक क्षेत्र में देंगे, तो ये एक क्षेत्र में उसको नियंत्रित कर दिया कि इस क्षेत्र में ही जाएगा, सिलेक्टिव जो है ऋण वगैरह जो है प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और इसमें एक चीज और आती है डायरेक्ट जो है कार्रवाई, प्रत्यक्ष कार्रवाई इसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है बैंक को यदि लगता है, आरबीआई को लगता है कि बैंक जो है उसकी बात नहीं मान रही, तो सीधा सा वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कुछ दिशा निर्देश जो है सभी के लिए जारी कर देंगे, या उनके जो भी मेंटेन वगैरह करना होगा उसको, उसके संबंध में कोई जो भी आदेश है वो बैंक तक पहुंचा देंगे कि आपको ऐसा करना है, तो वो प्रत्यक्ष कार्रवाई वगैरह इसके तहत आ जाती है, ठीक है। ये गुणात्मक उपकरण है, ये मात्रात्मक उपकरण है, इन सबको आपको मारकर कुछ मारकर रखना है। हाँ सर, बेस रेट गुणात्मक उपकरण में आती है ना? कौन सा? बेस रेट, बेस रेट, बेस रेट आधार दर, हाँ, बेरेट जिसके नीचे वाणिज्यिक बैंक ऋण नहीं दे सकते। ये मात्रात्मक उपकरण है यार। सर मात्रात्मक है सर, इसमें सर मतलब एक फिक्स रेट होती है जिससे कम में सर कहीं भी मतलब ब्याज वो मतलब लोन नहीं मिलेगा सर। हाँ, वो एक मतलब इसमें भी बहुत सारे चलते हैं, जैसे प्रीमियम उधार दर चलती है ना, ये 2-3 प्रकार का होता है। बेस रेट का मतलब ये होता है कि इस रेट के नीचे कोई भी बैंक ऋण नहीं दे सकता, जैसे उन्होंने बोल दिया किसी को भी 9% के नीचे आप होम लोन नहीं दे सकते, ठीक है, तो वो 9% जो है उसकी बेस रेट है, आप उससे ज्यादा दे सकते हैं, जैसे किसी बैंक का 9% होगा, किसी का 10 भी होगा, जैसे एसबीआई में जाएंगे आप 9% मिलेगा, लेकिन आप आईसीआई में जाएंगे तो वो 12% होम लोन देंगे, मतलब 12% रेट पे देंगे, तो ये बेस रेट है, मतलब उससे कम नहीं कर सकता कोई, 8 नहीं कर सकता, 9 तो रहेगा ही मिनिमम, ठीक है, उसके ऊपर जितना भी हो, ठीक है, तो एक आधार दर तय कर देते हैं कि इसके ऊपर जो है लेन देन होंगे, ठीक है। सर ये मात्रात्मक ही है। सर गुणात्मक तरीकों में एनपीए भी आता है। क्या? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हाँ, ये गुणात्मक तरीका नहीं है, ये एनपीए तो एक समस्या है बैंकों के लिए, ठीक है, दोनों पॉइंट गलत। मतलब ये होता है एक निश्चित अवधि तक जो ऋण चुकाने के लिए थी, जैसे मान लीजिए आपने 1 जनवरी को ऋण लिया 2024 को और आपको चुकाना था 1 जनवरी 2025 तक, ठीक है, तो उसके बाद बैंक 3 महीने तक देखती है, जैसे चुकौती अवधि आपकी जो थी ऋण लौटाने की 1 जनवरी 2025 थी, लेकिन आपने नहीं लौटाया 1 साल, तो बैंक 3 महीने और देखेगी, रिमाइंडर भेजती है पर 3 महीने और देखेगी, जब 3 महीने तक वो ऋण प्राप्त नहीं होता है तो फिर उसको नॉन परफॉर्मिंग असेट घोषित कर देती है बैंक को। नॉन परफॉर्मिंग असेट घोषित करने का मतलब ये होता है कि अब उसकी वसूली की संभावना थोड़ी सी कम है। फिर उसमें भी स्टैंडर्ड 2 टाइप के होते हैं। स्टैंडर्ड जब घोषित कर देती है, कहने का मतलब अब वो वापस आने ही वाला नहीं है लोन, तो उसको फिर वो ऋण वसूली न्यायाधिकरण वगैरह जो होते हैं या ऋण वसूली कंपनियां जो होती हैं उनके माध्यम से पुनर्वसूली की प्रयास करती कि जितना आ जाए उतना सही, ठीक है। बाकी ऋण जब डूब जाता है तो उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में माना जाता है या उसको घोषित किया जाता है बैंक के द्वारा। तो ये बैंक की एक समस्या है, ये टर्मिनोलॉजी है, ना कि ये इसका जो है उपकरण है, ठीक है।
तो जो भी उपकरण हो सकते थे मेरे हिसाब से मैंने सारे उपकरण इसमें लिखे हुए हैं। जो नहीं था जैसे डाउन पेमेंट का नियंत्रण, ये मैं आपको इसमें बता दिया कि डाउन पेमेंट आप लिख सकते हैं, बाकी इसमें लगभग सभी हैं। और ये आधार दर जो है आपका मात्रात्मक उपकरण ही है, क्योंकि ये मात्रा को नियंत्रित कर रही है ना कि क्वालिटी को, ठीक है। तो उपयोग की मतलब ये उसकी क्वांटिटी क्वालिटी दोनों पे डिसाइड होता है। तो क्वालिटी को इस प्रकार से, जैसे रासायनिक भेदभाव है, ये भेदभाव नीति है, तो ये नीतिगत उपकरण है और ये अलग से उसमें गुणात्मक क्वालिटी परिवर्तन ला रहा है। जैसे उसने बोल दिया कि कृषि क्षेत्र में देना है, तो कृषि के क्षेत्र में जो है ऋण की गुणवत्ता जो है बढ़ेगी, या उस पर जो है कम हमको ऋण लगाना है, दर लगाना है, या उसको आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना है, तो इसकी गुणवत्ता को बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये गुणवत्तात्मक थोड़े से अलग होते हैं, और मात्रात्मक जो डायरेक्ट उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका कि वित्तीय समावेशन से आप क्या समझते हैं। भारत में वित्तीय समावेशन की प्रगति और वित्तीय वंचन के कारण लिखिए, ठीक है। तो इसमें 3 क्वेश्चन है। वित्तीय समावेशन क्या है? तो वित्तीय समावेशन का सीधा सा मतलब है कि बैंकिंग और वित्तीय सुविधाओं को जो है अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र और समाज के सभी वर्ग, विशेषकर वंचित और पिछड़े जो वर्ग हैं, उन तक पहुंचाना वित्तीय समावेशन कहलाता है। इसमें जो बैंकिंग सेवाएं जितनी भी होती हैं, भुगतान, बीमा, ऋण, निवेश वगैरह, ये सब इसमें उपलब्ध कराई जाती हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो वित्तीय अवसरों को बढ़ाना और जो सामाजिक आर्थिक विषमता है उनको कम करना, ताकि समग्र आर्थिक विकास हो सके या लोग उसमें भागीदार बन सके, ठीक है। अब इसकी प्रगति के लिए ये जो है आपके पिछले जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसका डाटा है, उसमें ये बताया गया था वित्तीय समावेशन प्रगति के लिए एक सूचकांक भी जारी किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो उसमें बोला गया कि 62.2 जो है हमारी वृद्धि ये दिखाता है कि पहले 53.9 थे इस सूचकांक के मामले में। तो इसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती है कि कितने लोग खाते तक पहुंचे हैं, कहाँ पे कितने एटीएम हैं, कहाँ पे कितने लोग जो है कितनी % महिलाएं खाता धारक हैं, ये चीजें इसमें शामिल की जाती है। बहुत सारे इसके सूचकांक होते हैं, उनके आधार पर ये जारी किया जाता है, जिसमें 64% जो है हमारा अभी हो गया है, मतलब पहले 53 था जिससे बढ़ के ये 64 हुआ है। तो ये वृद्धि को दर्शाता है। और उसमें सबसे ज्यादा योगदान प्रधानमंत्री जनधन योजना, आपका जेम ट्रिनिटी जिसको हम बोलते हैं, जनधन आधार जो है उनसे मोबाइल जो है इनको लिंक किया गया है। फिर एक आधार सक्षम भुगतान प्रणाली चलती है, आपने देखा होगा गांव में अंगूठे के माध्यम से जो है पैसे वगैरह निकाले जाते हैं या लेन देन किए जाते हैं, तो वो इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। तो उसको आप इसमें लिख सकते हैं। और भी चीजें हैं, जैसे ये आपका जो है सूक्ष्म वित्तीय संस्थान या यूपीआई आपका है, पेमेंट बैंक वगैरह हैं, ये इन्होंने जो है इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। फिर इसके बाद जो है ये पूरा सा आपका डाटा है, अपडेटेड डाटा है कि किसमें क्या है। इसमें बस इतना ही बताना है आपको कितने % खाते खुले गए, जैसे आपने वहाँ बताया ना जनधन योजना में, वही चीज़ आपको बताना है। जैसे 7 मार्च 2025 तक 55.2 करोड़ खाते इसमें खोले जा चुके हैं, जिनमें से 36 करोड़ खाते जो हैं ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये दर्शाता है कि वित्तीय समावेशन कितना हुआ है। साथ में जो बीमा योजनाएं वगैरह इसके तहत चल रही हैं, इनमें बहुत सारे लोगों का नामांकन हुआ है। मुद्रा योजना के तहत लोन मिला है, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जो है इनके तहत लोन दिया जा रहा है। तो ये क्या है? वित्तीय समावेशन ही है, लोग इस तक पहुंच सके। तो ये प्रगति दर्शाने के लिए आपको कम से कम 3 डाटा की आवश्यकता है, जिसमें सबसे पहले आपका वित्तीय समावेशन सूचकांक है, दूसरा कितने खाते खोले गए हैं और ग्रामीण क्षेत्र में कितने खोले गए हैं ये दर्शाना, और फिर महिला या वंचित का कोई डाटा याद है आपको कितने %, जैसे अभी हमने पढ़ा था 55% जो है महिला खाता धारक हैं, तो आप वो इसमें डाटा यूज कर सकते हैं। ये प्रगति को दर्शाता है वित्तीय समावेशन, ठीक है। फिर इसके बाद इसके कारण क्या है कि अभी तक वित्तीय समावेशन पूरी तरह से नहीं हो पाया है। ये जो है कुछ क्या हुआ था, तो मैं और साथ में अपने जो भी कारण हो सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ऐसा कोई कारण नहीं है तो आप समझने में दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। तो ये आप एक बार पढ़ लेना, बाकी वित्तीय समावेशन डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है एडिशनल में ऐड करती है जो भी है, में अंतर क्या है, ये अपने लक्ष्य को पाने में समस्याओं का सामना क्यों करने, मतलब इनके सामने क्या चुनौती है ये आपको बताना था, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐड किया है, ठीक। अब ये आपका जो है आज का सेशन पूरा हो गया है और कल भी मेरी छुट्टी है, कल भी एक क्लास नहीं रख पाएंगे क्योंकि मैं शाम में थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ। और रात को अब देखते हैं क्लास यदि हो पाती तो, वैसे अमृत सर बोल रहे थे उनकी क्लास होगी आज रात में, ठीक है। तो मेरी क्लास शायद ही आज हो शाम में, ठीक है। बाकी आपका 2 टेस्ट डिस्कस हो गए हैं, 1 टेस्ट और बचा है और 2 टेस्ट आपके और हो जाएंगे कल तक, ठीक है। तो 1 टेस्ट आज है शायद मेरा टेस्ट, ठीक है।
होगा तो अभी आपको मिल जाएगा, शाम को 4-5 बजे तक आप लिख के भेजिएगा। और कोशिश कीजिएगा जो भी डाटे को आपकी दिक्कत आ रही है वो, वैसे तो मैं डालते जा रहा हूँ, आपकी यूनिट पहले होने के पहले ही मैं उस ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। मुख्य ग्रुप जो है हमारा, उस ग्रुप में आप जुड़े रहें, उसमें जो भी करंट का डाटा आता है आप एक बार जरूर उसको खोल के पढ़ें। मैं जो भी पीडीएफ डालता हूँ या आपको शॉर्ट या जो भी फोटो वगैरह डालता हूँ, तो वो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए, ठीक है। वो थोड़े से नंबर आपको बढ़ाने के लिए, बाकी बेसिक तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। बेसिक आपको किसी भी नोट्स में मिल जाएंगे, और वो एड ऑन है वो आपको इन डाटा से होगा। कुछ पूछना है किसी को? पूछो शिवेंद्र। सर जो इनार्थ प्रबंधन का एक नकारात्मक प्रभाव लिखा था सर नोट्स में, उसमें लिखा था असंगठित क्षेत्र में ले